हेलो दोस्तों, चाणक्य हिंद चैनल में आपका स्वागत है। एचएससी कॉमर्स ओसीएन चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल 1841 टू 1925 इनका बर्थ एंड डेथ ईयर सामने दिया हुआ है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्ल्ड को एज अ गिफ्ट भी दिया है, बिकॉज इनकी जो लिखी बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स एज अ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसी फ्रेंच माइनिंग इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हुए बनाया था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनको ये सारे काम के बाद फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। तो एमसीक्यूज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में क्या क्या है, एक तो इनका बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर, नाम, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी जो बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये सारे नाम हमें याद रखना होगा फॉर एग्जामिनेशंस, फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ऑन स्क्रीन हम देख रहे हैं कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अलग अलग नाम हैं। आप एग्जामिनेशन में चाहें तो सारे नाम पहले लिख कर फिर उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो आपकी राइटिंग स्पीड है वो भी मैंडेटरी है कि आप उसका बहुत ख्याल रखें, वरना ये प्रेजेंटेशन के बाद अगर आपने आंसर को छोड़ दिया तो वो गलत बात हो जाएगी। अगर आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है देन आपको सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक जगह पे कंसोलिडेट करना है, उसके बाद फिर उसको हेड पॉइंट्स के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। चलिए, सबसे पहला जो हेनरी साहब ने हमें प्रिंसिपल दिया है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। किसी एक इंसान के पास अगर आपने अकाउंटिंग, टेक्निकल, कैलकुलेशंस, सिक्योरिटी सारे काम दे दिए, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि टेक्निकल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, तो ये एक इंसान से पॉसिबल नहीं है, वो मैनेजरियल एक्सपर्टिज्म में नहीं पहुंच पाएगा। तो इन्होंने कहा कि भाई जिसका जो क्वालिफ़िकेशन, जिसका जो बैक एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उसको काम दे दीजिए, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो पूरा-पूरा अपने पैशन के हिसाब से कंपैटिबल हो जाएगा। तो चलिए रीड कर लेता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड्स सच एज़ टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजेरियल। ये बड़े-बड़े नाम लिख दिए हैं। मशीनरी से रिलेटेड है तो टेक्निकल, पैसों से रिलेटेड है तो फाइनेंशियल, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो कमर्शियल, आपके सिक्योरिटी चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अकाउंटिंग जो हम फाइनेंस वगैरह देखते हैं, एंड साथ में मैनेजेरियल जो हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेज करने का एक फन होता है। इट इज़ असाइंड टू एम्प्लॉयज़ एज पर देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉयज़ विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। हाँ, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, काम ऐसे कर दो जिसको पैशन है। ये नहीं कि उसकी हैंडराइटिंग गंदी है तो उसको डॉक्टर बना दो। नहीं, उसका पैशन बहुत ज़रूरी होता है, राइट? चलिए, सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंटरकनेक्टेड टर्म है। अगर हमको अथॉरिटी मिल गई तो ज़ाहिर सी बात है हम रिस्पॉन्सिबल हो गए। वो एक तरीके की ज़ंजीर है, हम बन चुके हैं उससे। जैसे कि स्क्रीन पे आप एक इमेज देख रहे हो कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। अथॉरिटी इज़ अ राइट टू टेक डिसीजंस, और अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप अपने डिसीजन के लिए ज़िम्मेदार भी होगे। हमारे धोनी साहब हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, हम हमेशा याद रखेंगे उन्हें। जब उनको टीम बनाने के लिए पावर दिया गया, डिसीजंस दिया गया, तो उन्होंने टीम बनाया। जीतने के बाद सब शाबाशी देते हैं, लेकिन हारने के बाद क्या होता है वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उसके लिए जो भी सवाल जवाब आएगा, उसके लिए जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी धोनी साहब की होगी। चलिए इसके आगे अगर हम देखें, इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द responsibility. If the manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be held responsible if he does not complete the work in given time. अगर वक्त के साथ आपने काम पूरा नहीं किया तो भाई सवाल जवाब तो आपसे होंगे ही, हमें प्रॉपरली उसका जवाब देना पड़ेगा। अब तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस तक तो पक्का लेके ही जाएगी। रीज़न, वो रोज़ करने का काम होता है ना, कंसिस्टेंसी। तो डिसिप्लिन अगर नहीं है तो आप तो बिल्कुल भी किसी कीमत पे कोई काम नहीं कर सकते एंड तक, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है।
हमें अगर कहा जाए कि भाई आपको अगर पानी चाहिए ज़मीन में से तो आपको 10 मीटर का होल करना है, लेकिन हमने अगर 5-5 मीटर के 2 होल कर दिए तो फिर सक्सेस कहाँ मिली? इसीलिए एक जगह पे रहकर हमें कंसिस्टेंसी से काम करना है। अकॉर्डिंग टू Fayol, discipline is the most essential thing in the organization. Employees must obey and respect the rules that govern the organization. Discipline helps to achieve the goals in the organization. Good discipline is the result of effective leadership. चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, इसकी इमेज हम ज़रा पहले देख लें। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद दिया जाएगी एग्जामिनेशन में। अगर आप गौर से देखें तो नीचे अवॉइड कन्फ्यूजन, एंश्योर क्लैरिटी लेवल्स दिया है और ऊपर वन एम्प्लॉय वन सुपीरियर। जाहिर सी बात है, अगर एक एम्प्लॉय को 2 सुपीरियर गाइड करेंगे वो बेचारा कंफ्यूज बैठा रहेगा। एक एम्प्लॉय को एक सुपीरियर गाइड कर रहा है तो इस प्रिंसिपल को कहा जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है इसके अंदर। चलिए अब आते हैं हम इसके पॉइंट पे। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एग्जामिनेशन में आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं बच्चों। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है ना, जब 2 लोगों के बीच में कोई आ जाता है तो ग्रहण तो लग ही जाता है, एक्लिप्स हो ही जाएगा। इससे बेटर है कि एक रहे और एक उसका सुपीरियर रहे। It helps in avoiding confusion. If an employee receives commands more than one authority, he will get confused and will not be able to take decisions about whose orders should be followed. चलिए ये हो गया है। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये दोनों ना साथ में है, पॉइंट नंबर 4 और 5। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदा है जो आगे की तरफ लीड कर रहा है और बहुत ग्रुप वाले लोग हैं जो इनको लीड कर रहे हैं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे सुपीरियर तो एक होगा लेकिन एक एम्प्लॉय नहीं होगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा होगा। दिस इन प्रिंसिपल स्टेट्स देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। Each group in the organization should have the same objective and the group should be directed one manager using single plan. चलिए ठीक है। पॉइंट नंबर 6 के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, जैसा कि हम इमेज पे देख सकते हैं। जनरल इंटरेस्ट में एक से ज़्यादा लोग हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में एक है। मतलब आप जब भी कोई डिसीजन ले रहे हो तो किसी एक के एंगल से नहीं लेना है, आपका सबका फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा आपको कोई डिसीजन लेना है। वरना किसी एक एम्प्लॉय को पुश करने के चक्कर में हम सबसे हाथ धो बैठेंगे, सबको नाराज़गी हो जाएगी। अगर कोई पिकनिक का प्लान है, 10 लोगों ने कहा कि इमेजिका जाना है और किसी 2 लोगों ने कहा कि हमको एसएल वर्ल्ड जाना है, लेकिन 10 की लोगों की बात तो सुननी पड़ेगी ना हमें। लेकिन अगर हम उनकी ना सुनते हुए 2 लोगों को प्रायोरिटी दे दी तो ये गलत बात हो जाएगी। चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए रादर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फिर चाहे वो हमारा कोई पहचान वाला ही क्यों ना हो। While taking decision, फैसला लेते वक्त in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of the single employee. चलिए ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में जैसे कि हम वो नाम दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है बच्चों। तो सेंट्रलाइजेशन समझिए कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वहाँ पे जो लीड पावर है वो किसी एक के ही हाथ में दिया जाता है। लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे अलग अलग अथॉरिटी दी जाती है अलग अलग मैनेजर्स को। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपकी पावर्स किसी एक के हाथ में है सेंट्रलाइजेशन, और अगर पावर बढ़ गई अलग अलग हाथ में तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है अलग अलग लोगों को काम बांट दिया गया है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट बनेगा। ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 8 है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। पैसा ऐसा दीजिए कि उसको बेचारे को कहीं दूसरी जगह जाना ना पड़े, उसको वहीं पे उसके स्किल्स के अकॉर्डिंगली उतना पैसा मिल जाना चाहिए। Appropriate remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them for a long span of time within the organization. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ वैकेंसी हमेशा रहती है, इसका मतलब है ना छोड़ के जा रहे हैं सब। छोड़ के जाने की वजह सबसे बड़ी रेम्यूनरेशन होती है।
और अगर एम्प्लॉय बहुत टाइम तक आपके पास टिके हैं, दैट मीन्स फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपने कोई उनको तकलीफ दिया नहीं है, राइट? तीसरा लाइन, द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन टोटल। द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड। मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ की महंगाई के हिसाब से आपकी सैलरी होनी चाहिए, और साथ में ये भी देखा जाए कि आपका मार्केट ट्रेंड क्या है इस वक्त सैलरी का, आपकी नॉलेज, एक्सपर्टीज़ क्या है, आप कितने साल से काम कर रहे हैं, फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का जितना है उस हिसाब से आपकी मेहनत के हिसाब से आपको पैसा मिलना चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग ये टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। पहले के वक्त में क्या होता था कि अगर 10 लोग हैं, मिस्टर फर्स्ट को मिस्टर लास्ट को अगर इन्फॉर्मेशन देना है, मतलब फर्स्ट नंबर वाले को 10वें को कुछ बोलना है, तो वो इन्फॉर्मेशन है ना, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड एंड द इस तरीके से वो कैरी ऑन होती थी और इन्फॉर्मेशन काफ़ी ट्विस्ट हो जाती थी। अपने अपने इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड और लेस हो जाते थे। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे आज के टाइम में, जो सीनियर अथॉरिटी सेम लेवल पे है तो हम उसको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पास कर देंगे, चेन ऑफ कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है गैंग प्लान। अब यहाँ पे हम देखें, अगर जो सुपीरियर जिस पोजीशन पे है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम सुपीरियर कैन पास द इंफॉर्मेशन टू द सेम सुपीरियर, ताकि काम जल्दी हो जाए उसके अंदर। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ना, कि जनरल मैनेजर इन्फॉर्म्स द डिसीजन टू रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर विल पास इट टू सुपीरियर, द सुपीरियर विल inform to the foreman and so on according to the level of authority। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का मेथड होता है गैंग प्लैंक, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। पॉइंट नंबर 10 पे आते हुए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको एक सेंटेंस समझना होगा, जैसे कि फर्स्ट लाइन पे लिखा है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर चीज़ के लिए जगह होनी चाहिए और हर चीज़ जगह पर होनी चाहिए, ठीक है ना? जैसे कि आप इमेज पे देख रहे हैं, हर चीज़ प्रॉपरली अपनी अपनी जगह पे है, कोई तरीके का कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। जैसे कि नीचे इमेज पे आप देख रहे हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस प्रॉपरली मेंटेन किया गया है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स को बिल्कुल क्लैश नहीं कर रहा, राइट? तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो इक्वल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे नहीं, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनकी पे सेम होनी चाहिए, वरना झगड़े हो जाएंगे भाई साहब। चलिए, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स while dividing the work, delegating the authorities, deciding the monetary terms, there should not be any discrimination between the employees। वरना एम्प्लॉयज लड़ने लगेंगे, भाई तेरा मेरा काम सेम है तो पैसा अलग अलग क्यों है, ठीक है ना? It is also suggested that the remuneration should not depend on the department but at the level on which subordinates are working। ठीक है? पॉइंट नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। जैसे कि नीचे हम इमेज पे देख पा रहे हैं कि एश्योर्ड टेन्योर होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ऐसा लगना चाहिए कि भाई जहाँ काम कर रहा हूँ वो मेरी ही कंपनी है, ऐसा लगना चाहिए। जैसे हम कहीं जाते हैं, सामने वाला कहता है भाई शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो, हम समझने लगते हैं, लेकिन है नहीं ना हमारा, हम समझने लगते हैं, लेकिन कम से कम वो इतना बोल तो दिया। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज टर्नओवर। चलिए हम पॉइंट पढ़ते हैं अभी। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज द मैनेजमेंट शुड एश्योर देम अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जॉब सिक्योरिटी। कम से कम उससे कहा जाए कि अब 1 साल के लिए यहाँ पे है, ताकि वो 1 साल तो कम से कम अपने जॉब को सिक्योरिटी के तौर पे काम करे और वो फ्री माइंड होकर काम करे और डिसीजन ले। पॉइंट नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। किसी भी काम को क्रिएट करने की फ्रीडम अगर आप दे रहे हैं तो सामने वाला बहुत अच्छे से सोच समझ के काम करेगा और वो अपने काम को स्टार्ट करने के लिए झिझकेगा नहीं, वो अपने काम को फौरन कर देगा इनोवेटिव वे में। इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव while वर्किंग ऑन गिवन टास्क। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत साफ होता है कि भाई आप अपना काम फ्री माइंड से करो, तो फ्री माइंड होना भी तो चाहिए। अगर फ्री माइंड आपने दे दिया तो वो इनिशिएट लेगा अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए।
एंड सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स। जिस तरीके से ये पॉइंट लिखा है, तो हमारे हेनरी साहब की ये कंडीशन थी कि भाई जब ये इंग्लिश में आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो कुछ चीज़ों को ज़रा फ्रेंच लैंग्वेज में ही रहने देना। तो जैसा हम देख रहे हैं एस्पिरिट द कॉर्प्स, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही लिखेंगे, और उसका जो मीनिंग ट्रांसलेशन दिया है टीम वर्क है। Henry Fayol has given emphasis on teamwork. Aspirate the corps means union is strength. तो बच्चों ये union in strength और aspirate the corps जो है वो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि MCQs के लिए बहुत ज़रूरी है। Running any organization is a group activity and human resources are the valuable asset of the organization. If all employees working as a union and with mutual trust, the difficulties can be solved quickly. Therefore, as a leader, a manager should create a spirit of teamwork and understanding among employees to achieve organizational goal easily. तो बच्चों ये इतने पॉइंट्स से आपसे रिक्वेस्ट है कि 14 पॉइंट अगर पूछेगा तो लॉन्ग आंसर के लिए पूछता है, लेकिन अगर आपको 4 मार्क्स के लिए आया है तो आप इसमें 7 पॉइंट्स की लिखेंगे। तो ये रहे इसके 14 पॉइंट्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ गई हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ आप उस पे कमेंट करके बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे। कोशिश करिए हमें आगे बढ़ाने की, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।